अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मेरे साथ आज जो तहरीक इंसाफ की वो दबंग लेडी हैं जो किसी तारफ़ की मुताज नहीं है। मेरे साथ इस टाइम सनम जवेद साहबा मौजूद हैं जिन्होंने आज हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस इलाके में आपने तशरीफ़ आवरी हुई आपकी, क्योंकि आप एक इस टाइम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़ीनत हैं और आप पीटीआई को जिस तरह सपोर्ट करती हैं, उनको डिफेंड करती हैं। बल्कि जब मैंने आपके शुरू में इंटरव्यू देखे थे, जब इमरान खान ज़मान पार्क में था, तो आप मीडिया को आप इंटरव्यू देते थे और दबंग बोलती थी उस टाइम में। तो माशाल्लाह आज भी वैसे ही आप इंटरव्यू दे रही हैं, हत्ता कि आप जेल काट के आई हैं। तो सबसे पहले जो मेरा बुनियादी सवाल है ना, बेसिक जो होता है वो है ये कि आपने इमरान खान को ही क्यों सपोर्ट किया, या इन तहरीक इंसाफ को क्यों इतना आप सपोर्ट करती हैं, डिफेंड करती हैं? देखिए यही एक सबसे बेसिक सी बात है, मतलब ये इतनी एक सादा बात है जो समझ नहीं आ रही, और मैं कहूँगी बहुत ही बड़े कोई डफर है जिनको ये बात भी समझ नहीं आ रही कि वो उसको हमने खुद पसंद किया, वो पसंद है हमारी, हम ऑन करते हैं उसको ना। मतलब वो हमें कोई विरासत में नहीं मिला हुआ कि बाप दादा परदादा सपोर्ट करते थे तो हमने भी कर दिया। आपको सही लगे गलत लगे, हमारी पसंद है, हम अपनी पसंद को ऑन करते हैं। ठीक है। हमारा जो भी, अगर आप हमें पूछेंगे जी आप क्यों पसंद करते हैं या थक नहीं रहे या लड़ रहे, इसलिए क्योंकि हम, उसका मसला हमारा मसला, उसकी लड़ाई हमारी लड़ाई, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ, हम अपना समझते हैं उसको, तो हम ये लड़ाई अपनी समझ के लड़ रहे हैं। हमें पसंद है, आपको जितना मर्जी ना पसंद हो, हमें पसंद है। अच्छा, बंदे बाहर हो तो वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, आपने जेल जाने के बाद तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया? एक्चुअली मुझे हमेशा पहले पूछते थे तो मैं कहती थी कि मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, एक टैक्स पेयर हूँ, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी और जिसको मेरा दिल करेगा मैं सपोर्ट करूंगी। ठीक है। तो फिर जब ये बातें थी कि जी आप पार्टी को ये छोड़ दें और सपोर्ट, तो मैं उनको मजाक में कहती थी पहले मैं ज्वाइन तो कर लूँ, अभी तो मैं ज्वाइन करूंगी पीटीआई, उसके बाद दोबारा बोलना कि छोड़ो। तो अभी तक तो मैंने कभी ज्वाइन की ही नहीं थी, हम एज अ वोटर सपोर्टर खान के फैन के तौर पर जाते थे। अभी ज्वाइन करूंगी, उसके बाद आप मुझसे छुड़वाएं। अच्छा, आपको कौन से मुख्तलिफ जेलों में रखा गया और आप पर ऐसी कैसी संगीन दफात हैं जो लगाई जा रही हैं, क्योंकि आज भी आप सरगोदा में पेशी पर आई हैं? जी, मैं लाहौर जेल रही हूँ, सरगोदा जेल रही हूँ, गुजरांवाला जेल रही हूँ, फिर पिंडी गई, वहाँ अरेस्ट हुई क्योंकि बलूचिस्तान भी केस था, फिर वहाँ के लिए भी अरेस्ट करने आए थे जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी जमानत हुई। और एलिगेशन सब हैं, सिर्फ हम पे चर्च भेजने का इल्ज़ाम नहीं लगाया नशे का, बाकी सब है। अच्छा, बाकी कोई नहीं बचा हुआ। आपने कौन सी जेल से कुछ सीखा है? देखिए हम जो लाहौर जेल में रहे वो हमारा टाइम बहुत डॉक्टर यास्मीन के साथ गुजरा, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बल्कि जितना भी हमें लोग कहते थे कि आप किस तरह करते थे ये, कि आप आते थे और ये इतना हंसते और इतनी बहादुरी से, तो मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि हमारी ये किस्मत अच्छी थी कि हमें जेल में एक टीचर अच्छी मिली ना। हमें डॉक्टर यास्मीन हर चीज़ पे गाइड करती थी कि पहले तो हमें बोलती थी कि आप लोगों ने कभी हमेशा अपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर तो आपने कुछ गलत किया है तो फिर सर झुका के जाना। ठीक है। अगर आपने कभी गलत नहीं किया, आपको लगता है आपने गलत नहीं किया ना, तो आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आपका मैं कभी सर झुका माना देखूं, तो हमें पता था हमने कुछ नहीं किया ना। अच्छा, 9 मई के दिन आप किधर थी? मैं बिल्कुल कैंट में थी, को कमांडर हाउस के बाहर। अच्छा, कोई पीटीआई का कोई इरादा था हमला करने का खास? देखिए कोई इरादा नहीं था हमला करने का, अगर हमारा हमला करने का इरादा होता तो हम बम लेके जाते ना हमले करने के लिए। मतलब जब हम अपने घर से निकले थे तो हमारे माइंड में यही था कि वो जिस तरह पहले होता था कि शेल वेल पड़ेंगे, मार पड़नी है हमें, हम मास्क वास्क उस हिसाब से लेकर गए थे, नमक पानी की बॉटल्स, कि जी शेलिंग वेलिंग होनी है, हमें मार पड़नी है बहुत। और वैसे तो हम सबके जहन में था कि हम आगे जा ही नहीं सकेंगे, जितनी सिक्योरिटी होती है हम नहीं जा सकेंगे, ये बस मार खा के बस इस तरह ही वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर ये कि मतलब जादुई तौर पे सारे रास्ते खाली थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। फिर हम जब तक हम पहुंचे तो अनाउंसमेंट हो रही थी, डॉक्टर यास्मीन बोल रही थी कि घर के अंदर नहीं जाओ, घर के अंदर नहीं जाओ, लोगों की बातों में नहीं आओ, अगर आपको कोई कुछ करने के लिए कह रहा है तो इनकी बातों में नहीं आना। फिर खान साहब की बहनें खड़ी थी वहां पे, वो लोगों को मना कर रही थी कि खान ने आपको ये सब नहीं सिखाया, तो अगर आपको कोई कह रहा है कि अंदर जाएं या तोड़ फोड़ करें या आग लगाएं, तो ये आपकी खान की ट्रेनिंग नहीं है, आपने ये नहीं करना। हम यहाँ एहतजाज के लिए आए हैं, हम यहाँ धरना देने के लिए आए हैं, यहाँ हम बाहर बैठेंगे। ठीक है। तो खवातीन तो वैसे भी सारी एक साइड पे बैठी हुई थी, मैंने तो किसी औरत को घर के अंदर जाते देखा भी नहीं। लेकिन क्या ये समझती हैं कि वहाँ जो सिक्योरिटी नहीं थी, तो क्या कोई ये प्लान था? बिल्कुल प्लान था ना, क्यों प्लान नहीं था। वैसे तो अगर आप कैंट मुझे जाके दिखाए ना,
वो तो कैंट में तो आप गाड़ी आपकी घुस ही नहीं सकती है, ना आप खुद वैसे जा सकते हैं। मतलब हर चौकी खाली, हर नाका खाली, कोई भी नहीं। फिर घर भी खाली छोड़ा हुआ। एक घर जो इतना कीमती है कि उसके बदले में आप लोगों की जिंदगियां अजाब कर रहे हैं, आप लोगों की जाने लेने के पीछे हैं। उस घर की सिक्योरिटी ही नहीं थी। मतलब जो इतने कीमती घर होते हैं, जानों से भी ज्यादा कीमती, उनकी तो फिर बहुत हिफाजत करनी चाहिए ना। ऐसे ही। अच्छा, आपको कहीं ऐसा मौका मिला हो कि आप कॉन्फ्रेंस करें और इमरान खान के खिलाफ बयान दें, तो आपके लिए जो ये मुश्किलात हैं आसानी हो इनमें? मेरे ख्याल से मैं पहली बंदी थी जो अरेस्ट हुई, और मैं पहली ही बंदी थी जिसको ये सब पता था कि आपने क्या करके जान छुड़ानी है अपनी। मतलब मैं तो जब पहली दफा लिटन थाने में थी, मुझे वहां पे ही मुझे मेरे घर के मैसेज आ गया था थ्रू कि जी सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, ये एक्टिविटीज छोड़नी पड़ेंगी, ये जाना छोड़ना पड़ेगा, लाताल्की करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने अब्बू को कहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं क्यों छोड़ूं? मतलब हमारी कोई, हमने किसी से फायदे तो नहीं लिए हुए, हमारे पास कोई ऑफिस तो नहीं है, हम कोई किसी ओहदे पे तो नहीं है, आम शहरी है, बोलना हमारा हक है। जो सही लगेगा बोलेंगे, जो नहीं लगेगा वो भी बोलेंगे। हमारी जबान किसी की मलकियत नहीं है, गिरवी थोड़ी रखवाई हुई है, जो दिल करेगा बोलेंगे। अच्छा, जैसे आपने अब्बू का जिक्र किया, तो आपके वालिद साहब और गालबन आपके अंकल पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, जी। आप कैसे तरीके इंसाफ में? नहीं, मेरे जो चाचू हैं वो तो पीटीआई से ही यूनियन के सदर हैं पीआईए में। अच्छा। हाँ, वो तो पीटीआई से ही हैं। मेरे अब्बू पीपल्स पार्टी सपोर्टर हैं। ठीक चाचू है। मेरे थे बहुत पहले, बीबी के जमाने में पीपल्स पार्टी सपोर्टर। अब्बू मेरे अभी तक पीपल्स पार्टी सपोर्टर हैं जी। लेकिन मेरे अब्बू ने कभी मुझे इस सारे टाइम में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने ये बोला कि जी जैसे मेरी अपनी पसंद थी, मैंने अपनी मर्जी से अपनी लीडर चुना या अपनी पार्टी को सपोर्ट किया, ऐसा मेरी बेटी की भी अपनी पसंद है। वो जिसको भी सपोर्ट करना चाहे हम सपोर्ट करेंगे। ठीक। अच्छा, पीटीआई से ना सीनियर जो तरीन लोग हैं ना, वो जा रहे हैं, और लोग मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक वाले जो हैं एक्टिव्स, वो आ रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, लोगों का पता तो तभी चलता है ना, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है। आप कितने मुखलिस हैं या कितने आप साथ देने वाले हैं, वो तो मुश्किल टाइम में पता चलता है ना। तो जिन लोगों ने मुश्किल टाइम में साथ दे दिया, जो खान के साथ खड़े हो गए, उनकी जाहिर है एक और तरीके की है। और अभी वो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से आ रहे हो, लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोगों को इस बात से मतलब है कि खान के साथ कौन लॉयल था, खान के साथ मुश्किल वक्त में कौन खड़ा हुआ। ठीक है। लोगों को उनकी उसकी अच्छा, अगर जैसे आपके साथ ये मामलात हुए और फैमिली परेशान हुई हो आप, और आपके जहन में या ख्याल में आया हो कि यार बहुत हो गया, छोड़ देते हैं? नहीं जी, मेरे तो अब्बू जिनका ताल्लुक कोई नहीं था, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि भी बस मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, मैं तुम्हारे पीछे शहर शहर फिरूं, या मैं थाने कचहरियां। मेरे अब्बू ने तो कोई अदालत नहीं छोड़ी हुई। मेरे तो जो इलेक्शन के पेपर्स थे जी, नॉमिनेशन के, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो मेरे अब्बू ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा था। तो मेरे अब्बू ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि भाई मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों खप रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो मैंने क्यों कहना था, मेरी तो पार्टी है। अच्छा, आप क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही थी, तो वो कागजात जो हैं वो क्यों नहीं जमा आपने करवाए? जी, मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था ये कि इतने इतने बड़े नाम थे, खान साहब, मुराद, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब, और ये सब इनके पेपर सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। उनमें एक मेरा नाम था जी सिर्फ, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ था। तो जज भी हैरान था। वो जस्टिस साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहने लगा कि इस लड़की के कागजों में ऐसा क्या है जिसके पीछे आप लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, आप इतना क्यों डेस्परेटली चाहते हैं कि ये इलेक्शन ना लड़े, इतनी क्या परेशानी है आपको इस लड़की से। तो पंजाब की जी पूरी टीम चाहती थी मरियम की मेरे अगेंस्ट, इलेक्शन कमीशन के उससे लेके सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे एक्सेप्ट हुए 8 दिन पहले। तो उतनी देर में पार्टी टिकट किसी और को अनाउंस कर चुकी हुई थी। अच्छा। अच्छा, आपने ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मरियम नवाज और बिलावल मुझे बुरे लगते हैं, क्या वजह, क्यों लगते हैं? बस देखिए, मुझे बुरे लगते हैं इसलिए क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये जो पाकिस्तान है, ये कोई हमारी जाती जागीर है, हमारे बाप का घर है, जहाँ पे सिर्फ हमारी हुकूमत होनी चाहिए। मतलब उस बीबी को मेरे से ये एतराज है कि मैं तो 3 दफा के वजीर आजम की बेटी हूँ, मैं तो हुक्मरान खानदान की बेटी हूँ, तो ये क्यों मेरा कंपैरिजन करे, ये कहाँ से उठ के मेरा मुकाबला करे, ये मेरे कंपैरिजन में आ जाए। मतलब आप अपने आप को क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि जिस आम शहरी के वोट पर, जिसके पैसे पे आप अय्याशी कर रहे हैं, जिनके पैसों पर आपने अपनी जायदादें बनाई हैं, आपका बाप जिनके वोट पे 3 दफा का वजीर आजम बना, जैसे भी बना, 2 नंबरी से जैसे भी, आप उनको बोलें कि आपकी क्या हैसियत है और मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ और आपकी कोई हैसियत नहीं। मुझे इस चीज पे एतराज है। आप अपने आप को इतना ना आला समझें कि आप हर चीज पे आपका और आपके खानदानों का हक है और कोई आप लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अपने आप को इतना अजीम ना समझें। अच्छा, आपके अलावा भी आपकी फैमिली में किसी पर कोई केसेस हुई हो?
जी। मेरे ख्याल में जैसे आपकी छोटी बहन फलक पर हो। जी, मेरी बहन पे भी है जी केसेस, वो वांटेड है। मेरे हस्बैंड 7.5 महीने जेल में रहे हैं। अच्छा। मेरे अब्बू को भी अरेस्ट करके ले गए, हालांकि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बावजूद जब हमारा एक जलसा था तो उन्होंने मेरे अब्बू को घर से उठाया और उनको एमपीओ में लाहौर जेल में बंद कर दिया कि जी इससे हमें बड़ा खतरा है बाहर अगर ये रहा तो। मेरे अब्बू 5 दिन जेल में रहे जी। मेरी बहन वांटेड है, मेरे बहनोई पे मेरी बहन का करके भी उनको वांटेड किया हुआ है कि जी इसने छुपाई हुई है। तो वो तो हमारे ऑलमोस्ट पूरी फैमिली पे इस तरह केसेस है कि सब जो मिले पकड़ लो। अच्छा, जब आप पकड़े गए या जेलों में रखा तो खवातीन पर कोई तशद्दुद भी हुआ? नहीं जी, हम पे फिजिकल टॉर्चर तो कोई भी नहीं हुआ, किसी खातून पे भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से खवातीन को इस तरह घरों से उठाना, उनके बच्चों के सामने, उनके भाइयों के सामने, उनके बाप शौहरों के सामने, और उनको इस तरह आप आधी रातों को उठा के ले जाके आप उनको जेलों में बंद कर दें। जंग, बगावत, दहशतगर्दी, कत्ल, चोरी, डकैती, ये सब एलिगेशन है हम पे। तो ये तो डूब मरने का मुकाम था कि हम एक इस्लाम के नाम पे बने मुल्क में हमने किसी एक लीडर को तोड़ने के लिए या एक पार्टी को खत्म करने के लिए माँ बहनों की इज्जत इतनी सस्ती की कि जिसका दिल किया उसके घर में घुस के उठा ली और बोला जी ये सारे केस इन पे हैं जी। एक बंदी एक टाइम में 10-10 शहरों में थी। जो तमाशा लगाया गया खवातीन के साथ, इस तमाशे पे शर्म आनी चाहिए था इनको। अच्छा, इमरान खान साहिब अब क्या डील चाह रहे हैं? हुकूमत कहती है कि वो कोई बड़ी अच्छी डील चाह रहे हैं, तब वो देखिए अगर हमें डील चाहिए होती तो जब इलेक्शन जीत के साथ हम रिजल्ट अपना हमारा सारी फेवर में था तो हम तब ना डील करके आ जाते। नून लीग मिन्नतें कर रही थी, पीपल्स पार्टी मिन्नतें कर रही थी कि जी हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें। डीलें चाहिए होती तो उनके साथ डील करके आ जाते। डीलों की देखिए, डीलों की जरूरत उनको होती है जो माफिया तलाफियां लेकर आए हो, केस माफ करवा के आए हो, करप्शन केस बचाने हो, जायदादें बचानी हो, कारोबार बचाने हो। खान ने क्या बचाना है? ना कोई कारोबार है, ना कोई जायदाद है उनके, उसके पास क्या है? वो उसके पास सिर्फ अवाम का वोट है, अवाम की सपोर्ट है। जिसके पास अवाम की सपोर्ट है उसको डील की जरूरत नहीं है। अच्छा, पार्टी में आजकल बड़े इख्तलाफ आ रहे हैं, जैसे कि अली अमीन गुंडापुरा को सदारत से हटाया गया है, शेर अफजल मरवत को निकाला गया है, और भी नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो उस पे आप क्या? देखिए हर पार्टी में इश्यूज होते हैं। मतलब डेमोक्रेसी इसी का नाम है ना, जमहूरियत इसी का नाम है। कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं चल रही, कोई जर्नैल तो नहीं बैठा हुआ पार्टी के ऊपर। वो बोलेगा सब खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, वो कहेगा बैठो तो वो कहेगी यस सर और बैठ जाएंगे। हर किसी की अपनी पसंद होती है, जाती तौर पे किसी को कोई पसंद है या नहीं पसंद हो। खान के मामले में सब एक है, और जो सदारत से भी अली मीन सब सीएम है। तो वो ये तो जिनके पास 2-2 ओहदे थे वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी तो वो डिवाइड हो जाए उसके लिए वो उनको किया है। बाकी तो सीएम तो वो अभी भी हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह अभी जो सियासत में कदम आपने रखा है, इस पे आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने ये सोचा था कि कभी मैं इस तरह सियासत में आऊंगी और इतनी फेमस हो जाऊंगी? नहीं सोचा तो नहीं था, क्योंकि प्लान ये नहीं था ना कि सियासत करनी है या, मगर अब लगता है कि जिस तरह जो मुल्क के हालात हैं, जो इन लोगों की खुशफहमी है कि इनको लगता है कि जी अगर कोई और औरत उठ के कुछ करना चाहेगी तो हम उसके साथ ये हाल करेंगे। तो अगर आप हमारी एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे तो हम आपको एग्जाम्पल सेट करके दिखाएंगे, लेकिन अपने तरीके से। ठीक है। अच्छा, आप सियासत भी देख ली, अदल भी देख लिया इस मुल्क का, इस मुल्क के आपने जो मुकदमे हैं वो भी सामना करके आपने देख लिया। तो क्या यहाँ चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं? हमने तो जो अदालतों का हाल देखा है, जो अदालतों में निज़ाम, जो जजेस की हालत देखी है, अफसोस ही होता है कि इतनी इतनी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं आप, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैं आपके पास आवाम के। देखिए अल्लाह को आपने जवाब देना, अल्लाह ने अपने हकूक फिर माफ़ कर देने, बंदे के नहीं करने। तो आप जितनी बड़ी कुर्सी पे हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। जो अदालतों में सलूक होता है और जो जजेस जिस तरह हिम्मत कर रहे हैं, मतलब उस पर तो शर्म आती है कि अगर आपने, हम आम लोग हैं, हम आम शहरी हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम हिम्मत कर सकते हैं बोलने की, सच बात करने की, तो आप क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सी हिम्मत ही करनी है। आप जजेस आपको कह रहे हो कि जी आप चुप करके बैठ जाए ना जेल में, आपको क्या जरूरत है जमानत कराने की, आपको पता तो है दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। तो वहां पे आप जज का मुंह देख रहे होते हैं कि बीच से आगे अब आपको क्या कहे बंदा। अच्छा, आपका 26 तरमीम और पीके एक्ट पर क्या ये सब देखिए, जब इन्होंने देखा कि ये हर दूसरे दिन कोई एक नई चीज सोच के लेके आते हैं कि किस तरह लोगों को काबू किया जाए। कभी ये सोशल मीडिया की कोई चीज निकालते हैं कि किस तरह उनको पकड़े हैं, फिर नए नए एक्ट बनाते हैं, नई नई तरमीमें बनाते हैं कि जी किसी तरह लोग, इनको ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि कोई 1, 2, 3, 4 बंदे की बात नहीं है। अभी जिसके पास मोबाइल है वो सोशल मीडिया यूज करता है और वो अपनी राय रखता है और वो अपनी राय देता भी है। आप कितने लोगों को उठाने वाले हैं? आप जितने मर्जी जजेस ला के लगा दे, इतनी तो आपके पास जेलें भी नहीं है। कितनी जेलें भरना चाहते हैं? और इवेंचुअली आपने जेलें भर के करना क्या है? आपकी सारी यूथ इतनी डिसअपॉइंटेड है, इतनी मायूस है इस मुल्क से कि वो बाहर जा रही है। आपको क्या बड़ा फख्र है इस बात पे कि आपने हर दूसरे बंदे को दहशतगर्दी का पर्चा बांटा हुआ है? बाहर दुनिया आज आपका तमाशा देख रही है कि यहाँ पे हर दूसरा बंदा दहशतगर्द है, क्योंकि आपने पर्चे बांटे हुए हैं। कोई होता है मार्च हमारा और 10,000 बंदा उस पर अरेस्ट होता है। 10,000 बंदे पे आप 10-10 केस करते हैं दहशतगर्दी का, मतलब आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्द है।
फिर आप दुनिया को कहते हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है, जब आपने खुद ही अपने लोगों को दहशतगर्दी के पर्चे बांटे हुए हैं। तो इन लोगों को अकल करनी चाहिए। पता नहीं ये कौन लोग हैं सब जो बैठे मुसल्लत हैं हम पर, कि इनके पास तो अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, सुना था कि ईद के बाद आप एक तारीख शुरू करने जा रहे हैं, तो वो कब शुरू हो रही है और क्या प्लानिंग है? देखिए, मुझे तो अभी तो फिलहाल तो 2 मुलाकातें ही हुई हैं। उन मुलाकातों का फिलहाल तक तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हम खुद भी वेट ही कर रहे हैं, सारी आवाम वेट ही कर रही है कि जी हमें पता चले कि खान का क्या है। अली मीन साहब की हुई है मुलाकात, वो आई एम श्योर वो लोगों को बताएंगे कि क्या खान ने मैसेज दिया है। खान जैसा कहेंगे जी, आवाम तो वेट कर रही है, आवाम ने वैसे करना है जैसे खान साहब ने कहना है। हमें तो देखिए उन पे आंखें बंद करके एतबार है। हमें पता है वो जेल में हमारी वजह से बैठा हुआ है, उसका अपना कोई मसला नहीं है, वो अपने सुकून से जिंदगी गुजार सकता था अपने बच्चों के साथ। वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस जेल में बैठा हुआ है, तो हम पे तो कर्ज ही पड़ा है उसका ना। पहले तो हमें गरूर था, हमने उसको पसंद खुद किया है, अब हमें इस बात का गरूर है कि वो हमें छोड़ के नहीं गया। उसने हमें शर्मिंदा नहीं किया। जैसे हम नून लीगो को कहते थे तुम सियासी यतीम हो, तुम्हारा लीडर तुम्हें हर दूसरे दिन छोड़ के भाग जाता है, अब हमें फख्र है हमारा लीडर नहीं छोड़ के गया। उसने हर मुश्किल बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो यहीं बैठा रहा है। अच्छा, आपने इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तो कैसा फील हुआ? मुझे 9 मई से काफ़ी पहले हमारी मुलाकात हुई थी। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की, यूट्यूबर्स की और इस तरह लोगों की मुलाकात थी। तो उसमें काफ़ी लोग थे उसमें। तो खान साहब को सबको सिग्नेचर्स वगैरह ऑटोग्राफ भी दे रहे थे। तो जब मेरी बारी आई तो मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया कि ये खान साहब ऐसा दबंग बोलती हैं और इतना ज़बरदस्त। तो खान साहब ने मेरी तरफ देखी, बोला अच्छा माशाल्लाह गुड। तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि खान साहब बाकी किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा स्माइल देके देखा मेरी, तो अच्छा गुड। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे कि चलो जी, अब अभी आपका लीडर हो, आपको इतना पसंद हो, वो अप्रिशिएट करे आपको, तो उसकी खुशी लेदा होता है। ऐसे ही है। हाँ। अच्छा, सियासत के अलावा भी कुछ हॉबीज या कुछ चीज़ें पसंद है आप? एक्चुअली मैं ये पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया कि जब ये 9 महीने भी हुआ था तो हमारा कभी इंटरेस्ट था नहीं कि हमारे घर पे कभी ड्रामे श्रामे लगे हों कोई सा। हम तब भी पॉलिटिक्स देखते थे, हम न्यूज़ ही देखते थे, तो हम बोलते कि क्या चल रहा है ये मुल्क में, क्या चल रहा है ये मुल्क में। फिर जब ये रजीम चेंज हुआ सारा, तो फिर हमें थोड़ा हुआ कि ये तो मतलब अब बात उससे बाहर होती जा रही है। अभी सिर्फ घर पे बैठ के क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं बचा कि हम खुद घर बैठे रहे और कहीं कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर आपको एक चीज़ लग रही है गलत, तो फिर उसके लिए आवाज़ उठाए और निकले बाहर ना। तो हमने तो अपनी जिम्मेदारी समझी और हम निकले फिर। आजकल की सहाफत पर आप क्या कहते हैं? आजकल तो देखिए जी, जिसको जिस हिसाब का वो मिलता है। देखिए इतना मुकद्दस काम है ये सहाफत। आपका काम है कि चाहे जितना मर्जी आपके फेवर में चीज़ है नहीं है, खबर आपके फेवर में है नहीं है, आप लोगों को तो सच बताएं। ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, आप लोगों तक सच पहुंचाएं। ये तो नहीं कि किसी ने आपको कोई मराद दे दी हैं या लिफाफे दे दिए हैं या हज उम्रे करा दिए हैं तो आप अपना काम जिम्मेदारी भूल जाएं। तो आप खबरें उस हिसाब से देना शुरू कर दें। आप सब अच्छा का राग लापा जा रहा है, हर तरह की सैंक्शंस हमने लगती जा रही हैं। कोई दुनिया का मुल्क हमारी इज्जत नहीं करता, कहीं जाने पे हर जगह पाबंदियां हम पे लग रही हैं। अब लोग कौम बाहर छोड़ के यंगस्टर जाते जा रहे हैं और आप टीवी पे बैठ के चूरन बेच रहे हैं कि मुल्क में सब ठीक चल रहा है। दहशतगर्दी के हालात देखें और आप उस पर अगर ये सहाफत करें कि जिस मुल्क में सब ठीक चल रहा है, तो फिर तो अब लोग भी बेवकूफ़ तो नहीं, लोगों को नजर आता है। अच्छा, मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है और क्या इलेक्शन लड़ेंगे? मैं तो बिल्कुल लड़ूंगी जी। मेरा तो इस दफा भी पूरा मेरा तो जी जेल से भी पूरा इलेक्शन लड़ने का प्लान था। मैं तो हालांकि बार बार कहा गया था कि जी पेपर्स ना जमा कराएं, आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। मगर हम क्योंकि पंगे लेने में मास्टर है, तो हमने कहा जी हम जरूर कराएंगे, आप आसानियां अपने पास रखें अपनी, हमें आप इंसाफ ही दे दें, बड़ी बात है, आसानियां हमें चाहिए नहीं है। तो अब मैंने तो पहले भी जी कंटेस्ट करना था, मेरे तो पेपर इन्होंने रिजेक्ट कराने में बड़ी मेहनत की, खैर एक्सेप्ट हुए वो 8 दिन पहले। तो अभी भी इंशाल्लाह मेरा तो पूरा यही है कि इलेक्शन लड़ेंगे जी। ठीक है। अच्छा, आप इमरान खान साहब की जो हुकूमत रही है उसमें जो पंजाब पर सीएम उस्मान बुज़दार रहे हैं, क्या वो फैसला ठीक था खान साहब? देखिए वो फैसला मैं इस सेंस में कहूँगी कि ठीक था कि अभी मरियम जितने प्रोजेक्ट को अपने नाम से लगा रही है, अभी आप देखिए ना, वो सब उस्मान बुज़दार ने शुरू किए हुए थे। लेकिन उस जमाने में क्योंकि मीडिया पे बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मर गए, इतवार बाजारों में माइक ले लेके फिर रहे हैं, उस जमाने में भी ये सारे काम शुरू हुए थे जो अब मरियम नाम चेंज कर करके अपने नाम से लगा रही है। तो असूलन तो उस फिर अगर आप देखें तो उस जमाने में काम हो रहा था ना, मगर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा। और खान साहब की जब हुकूमत आई थी तब कोविड था। हमें इस फैक्ट को नहीं भूलना चाहिए कि एक बीमारी जो 100 साल में पहली दफा आई थी, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई थी, अमीर मुल्क मुतासिर हुए थे, पाकिस्तान उन हालातों में भी डिफॉल्ट की तरफ नहीं गया था। हमारा ग्रोथ रेट उस वक्त भी उतना अच्छा था जितना पाकिस्तान के अच्छे हालातों में भी नहीं था। तो परफॉर्म कर रहे थे तो अच्छा था ना। अच्छा, जैसे कि आप मरियम नवाज को ही टारगेट करती हैं, उससे निचले लेवल पर तो आप आती ही नहीं, इसकी क्या वजह है? देखिए काम वालियों को बंदा क्या टारगेट करे।
मतलब आपने मालिक को टारगेट करना है ना, आप काम वाली को, उनको तो जो ऑर्डर मिलेगा कि जाओ जाके ये बोल के आ जाओ, बेचारी वो बोल के आ जाती हैं, चाहे उनको अकल समझ होना। मतलब मुझे लगता नहीं कि उनमें से कोई भी इस काबिल है जिनको आपने, जिनके बारे में आपने बात भी करनी है। और मरियम बीबी के भी कोई, मुझे सिर्फ इसी चीज पे एतराज है कि भाई आप चोरी से आई हुई हैं, आप लोगों का वोट चोरी करके आई हैं। पहले आपने झूठ बोला मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर इलेक्शन के पेपर जमा कराए, 1400 के नाल जमीन सिर्फ लाहौर में बताई अपनी। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से बनाई है? आपका मियाँ एक कैप्टन रैंक का था, कैप्टन की तनख्वाह कितनी होती है आप मुझे ये बताएं, किस रैंक का वो था? आप उसने आपसे आपकी उससे शादी हुई, बेटा आपका अब जाके कहीं कुछ करने जोगा शायद हुआ होगा, तो बाप आपका एक कमरे जितनी आपकी फैक्ट्री थी लोहे की एक, उससे आपने पूरी दुनिया में कारोबार बना लिए, फैक्ट्री मिल्स बना ली, जायदादें बना ली। आपसे हिसाब मांगो तो आप कहते हैं जी मेरा दादा बड़ा अमीर था, मेरा परदादा बड़ा अमीर था। आप कब्र से निकाल के उससे हिसाब मांगे, मनी ट्रेल आप कोई दे नहीं सके, कोई हिसाब किताब आप नहीं दे सके। आप एक तो चोरी करें फिर सीना चोरी करें। आप पहले आप लोगों के पैसे चोरी करते थे, अब आप वोट चोरी करके आ गए और आप ऐसे घूमती हैं जैसे आपने कोई बड़ा तीर मांगा है। मतलब तीर मारा आपने, हाथ जोड़ के सर झुका के केस माफ करवा के पासपोर्ट लिया आपने, हुकूमत लिया आपने, और आप बनती ऐसे हैं जैसे आप बड़ी चीज है। औरतों के आपके साथ क्या सलूक हुआ है आपके दौर में? आप बेशर्मों की तरह कहती हैं कि जो औरतें मेरी रेड लाइन है। डॉक्टर यास्मीन आपकी माँ की उम्र की होगी, 2 साल से जेल में बैठी है, उसको जमानत नहीं मिल रही, ये रेड लाइन है औरतें आपकी। औरतों पे जंग बगावत के हुए हुए केस, आप इतनी गैरतमंद थी, आप कहती हैं भाई कि जैसी मर्जी मुखालफत सही, मेरा औरतों के मामले में मैं नहीं करूंगी, आप इन पे खत्म करें ये केसेस जो झूठे बनाए हुए हैं आपने सब पे। वो इतनी बेशर्म औरत है कि मेरी जमानत हुई तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई कि जी इसको जमानत दे दी, ये तो मासूम थी, ये तो मासूम थी। भाई तुम कन्विक्ट थी, रातों रात तुम्हारी जेल में चोरियों चिकारियों के बाद तुम्हारी सजा माफ हो गई। तुम अपने जैसी सबको समझती हो। हम पे करप्शन के केसेस तो नहीं थे, हम पे आपने कत्ल जंग बगावत डकैती के केस बनाए हैं झूठे, तो हमें जमानत ना मिलती, तुम्हारे केस ही सारे माफ हो जाएं। तो इतनी तो कीना परवर औरत है वो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह जल्दी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि जी अदालतों ने जिस दिन काम करना शुरू कर दिया अगले दिन खान साहब बाहर होंगे। हमारे जजेस ही हिम्मत नहीं कर रहे बेचारे, वो बिल्कुल ही लेटे पड़े हैं, बैठना तो छोटी चीज़ है, वो तो बिल्कुल लेट ही पड़े हैं। तो उसमें अब वकील बेचारे भी टक्कर ही मारते हैं दीवारों में जाके जब कोर्ट्स में जाते हैं। देखिए खान साहब ने बाहर आना है, उन पर हर केस झूठा है। जिस दिन इस मुल्क में आइन कानून का निजाम सही चलने लग गया, अदालतें काम करने लगी, खान साहब अगले दिन बाहर हैं। सीधे तरीके से नहीं आएंगे तो फिर एहतजाज तो हमारे पास तरीका है ही ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका जो आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो नाजरीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।